शाम के ठीक 6 बजे थे, लेकिन आसमान में ऐसा अंधेरा छाया हुआ था जैसे लग रहा था कि रात के 9 बज चुके हों। एक पुराना खटारा रिक्शा हिचकोले खाता हुआ पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था। रिक्शा के अंदर केवल 2 लोग थे, एक रिक्शा वाला और दूसरा पिछली सीट पर बैठा आर्यन। आर्यन जो दिल्ली का एक खोजी पत्रकार था, रिक्शा से बाहर देख रहा था। बाहर रात की धुंध इतनी घनी थी कि 5 फीट दूर का पेड़ भी किसी भूतिया आकृति जैसा लग रहा था। अचानक रिक्शा एक जोरदार झटके के साथ रुक जाता है। लो भाई, तुम्हारा स्टॉप आ गया है। इससे आगे मेरा रिक्शा नहीं जाएगा, तुम्हें यही उतरना होगा। भाई साहब, लेकिन नक्शे के हिसाब से काली घाटी गांव अभी भी यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, और आप मुझे यहाँ बीच में डरावने जंगल में क्यों उतार रहे हो? रिक्शा वाले ने अपना सिर घुमाया और आर्यन की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने रिक्शा के हैंडल को कसकर पकड़ रखा था। बेटा, तुम यहाँ नए हो क्या? इस रास्ते पर शाम ढलने के बाद कोई भी गाड़ी या इंसान काली घाटी गांव की सीमा पार नहीं करता। वो सामने जो पुराना बरगद का पेड़ देख रहे हो ना बेटा, उसके पार करते ही काली घाटी गांव का रास्ता शुरू हो जाता है। मेरा रिक्शा उस रास्ते से नहीं जाता। अरे तो भाई, मैं 4 किलोमीटर इस जंगल के रास्ते से इतनी रात को मैं क्या चल कर जाऊंगा क्या? और आपको डर किस बात का लग रहा है? इस रास्ते से क्या डाकू रहते हैं क्या? रिक्शा वाले की आंखों में अब और भी गहरा डर उतर आया था। उसने कांपती हुई आंखों से बाहर इशारा किया। उसकी नजरों में दया नहीं बल्कि चेतावनी थी। डाकू होते तो हम बंदूक लेकर चले जाते बेटा। वहां वो है जिससे बंदूक भी नहीं लड़ सकती, काला पानी। आर्यन को लगा ये ड्राइवर उसे डराने की कोशिश कर रहा है ताकि ज्यादा किराया मांग सके, या फिर ये स्थानीय अंधविश्वास है। उसने बहस करना ठीक नहीं समझा। उसने अपना भारी बैग हाथ में लिया और रिक्शे से नीचे उतर गया। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आए। जैसे ही आर्यन रिक्शा से नीचे उतरा, रिक्शा वाले ने तुरंत अपना रिक्शा पलटा और वापस जाने लगा, जैसे रिक्शा वाला किसी मौत के मुंह से भाग रहा हो। देखते ही देखते रिक्शा वाला रिक्शा लेके उस अंधेरे धुंध में गायब हो गया। अब उस डरावने जंगल में अकेला सिर्फ आर्यन था। सामने घना जंगल और एक जानलेवा सन्नाटा। ठंड इतनी थी कि आर्यन की हड्डियां तक जम गई थीं। उसके बैग में जो टॉर्च थी वो उसने जलाई और आगे रास्ते से चलना शुरू किया। रास्ता पथरीला, कांटों भरा था और दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। चलते हुए आर्यन को बार बार लग रहा था कि झाड़ियों के पीछे कोई चल रहा हो। पत्तों की आवाज उसके कदमों के साथ ताल मिला रही थी। चलते चलते आर्यन खुद से बातें कर रहा था। ये सिर्फ हवा है। मैं दिल्ली की भीड़ भाड़ से आया हूँ, इसलिए शांति मुझे अजीब लग रही है। मुझे सिर्फ समीर को ढूंढना है। आर्यन उसके छोटे भाई को ढूंढने उस काली घाटी गांव जा रहा था। समीर आर्यन का छोटा भाई, जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था, 2 महीने पहले उसी काली घाटी गांव में गया था। और आखिरी बार जब उसने घर फोन किया था तो उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने कहा था, भैया, मैंने वो तालाब देख लिया है, वो मुझे बुला रही है। और उसके बाद से उसका फोन बंद आ रहा था। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए थे, इसलिए आर्यन खुद उसे ढूंढने इस काली घाटी गांव आया था। करीब 1 घंटे चलने के बाद धुंध थोड़ी कम हो गई थी। उसे दूर कुछ मध्यम रोशनियां दिखाई दी जो काली घाटी गांव के घरों से आ रही थी। कुछ ही सामने जाने के बाद काली घाटी गांव का प्रवेश द्वार आ जाता है, लेकिन उस प्रवेश द्वार पे एक पुराना लकड़ी का बोर्ड बना हुआ था जिस पर लिखा था, काली घाटी गांव, आना मतलब मौत को बुलावा देना है। यह देख के आर्यन घबरा जाता है। थोड़ी देर बाद गांव में कदम रखते ही आर्यन को एक अजीब सी गंध आई, जैसे गीली लकड़ी और पुराने फूलों के सड़ने की मिली जुली बदबू हो। गांव के घर पत्थरों और लकड़ी के बने थे। हर घर का दरवाजा कसकर बंद था। खिड़कियों से चमकती रोशनी आ रही थी। काली घाटी गांव की गलियां बिल्कुल सुनसान थीं। न कुत्ते भौंक रहे थे,
न ही किसी इंसान का शोर शरबा चल रहा था। जबकि अभी शाम के 7:30 ही बजे थे। किसी भी गांव में इस समय चौपाल पर लोग होते हैं, लेकिन आज इस गांव में शमशान जैसी शांति थी। आर्यन एक घर के पास रुका और दरवाजा खटखटाया। सुनिए, कोई है क्या घर में? मैं शहर से आया हूं। मुझे इस गांव के सरपंच का घर जानना है। अगर कोई घर के अंदर है तो प्लीज मेरी मदद करो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आर्यन ने महसूस किया कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है और सांस रोके उसकी बातें सुन रहा है। कोई भी दरवाजा खोल नहीं रहा था। आर्यन आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक चबूतरे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई दिया। आर्यन उसके पास गया और बोला, काका राम राम। मेरा नाम आर्यन है और मैं दिल्ली से आया हूं। मुझे यहां रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है क्या? बूढ़े ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी त्वचा झुर्रियों से भरी थी और आंखें सफेद मोतिया बिंद से धुंधली थीं। उसने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा। वापस चले जाओ मुसाफिर, ये जगह इंसानों के रहने के लिए नहीं बनी है। मैं वापस नहीं जा सकता काका। मेरा छोटा भाई समीर इस गांव में आया था। मुझे उसे ढूंढना है। जैसे ही आर्यन ने उसके छोटे भाई समीर का नाम लिया, वैसे ही वो बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया। उसने घबरा कर आर्यन को कहा, जो कुछ दिन पहले कैमरा लेके इस काली घाटी गांव में आया था, वो कैमरे वाला लड़का वो क्या तुम्हारा भाई है क्या? हाँ हाँ काका, मैं उसका भाई हूं। कहाँ है वो काका? क्या आप जानते हैं क्या उसे? बूढ़े ने चारों तरफ देखा, जैसे उसे किसी बात का डर हो कि हवाएं उनकी बातें तो नहीं सुन रही है। उसने आर्यन को अपने पास नजदीक बुलाया और उसको धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा छोटा भाई इस गांव में जो काला पानी का तालाब है उसके तरफ गया हुआ था। मैंने उसे रोका भी था, लेकिन तुम्हारे छोटे भाई ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने उसे कहा था कि अमावस आने वाली है, उस तालाब के पानी के पास मत जा, लेकिन वो माना नहीं। वो कहता था कि उसे उस काला पानी तालाब की तस्वीरें लेनी है। अब वो उस काला पानी तालाब का हो गया है। क्या मतलब काका? काला पानी का तालाब? उसमें मेरा भाई डूब गया क्या? अगर डूब गया तो पुलिस को क्यों नहीं बताया? पुलिस? यहां पुलिस नहीं आती बेटा, और वो डूबा नहीं है। उसे उस काला पानी तालाब ने अपने अंदर खींच लिया है। काला पानी तालाब में लोग सिर्फ डूबते नहीं है, वो उसे सोख लेता है। उस इंसान की आत्मा, शरीर और उसकी यादें, सब कुछ। आर्यन को उस बूढ़े की बात पे यकीन नहीं हुआ। उसे लगा ये बूढ़ा पागल है। काका, आप मुझे बस ये बता दीजिए कि वो काला पानी का तालाब किस तरफ है। मैं खुद उस काला पानी के तालाब के पास जाके देख लूंगा। बूढ़े की आंखों में अब डर की जगह एक अजीब सी उदासी थी। बेटा, गांव के उत्तर दिशा में जंगल के पार, लेकिन आज रात मत जाना। आज रात हवा में नमी ज्यादा है। जब नमी बढ़ती है तो वो उस तालाब का काला पानी फैल जाता है। आज मेरे घर रुक जा, सुबह चले जाना, अगर तुम सुबह तक जिंदा रहे तो। आर्यन के पास कोई चारा नहीं था। रात घनी हो चुकी थी और जंगल में अकेले जाना बेवकूफी होती। वो बूढ़े के घर में रुकने के लिए तैयार हो गया। उसी पल दोनों साथ साथ उस बूढ़े आदमी के घर जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों घर में आ जाते हैं। बूढ़े का नाम हरिया था। उसका घर छोटा था, जिसमें सिर्फ एक कमरा और एक रसोई थी। हरिया ने आर्यन को खाने के लिए सूखी रोटी और प्याज दिया। लालटेन की रोशनी में दोनों बैठे थे। हरिया काका, ये काला पानी तालाब का क्या किस्सा है? आखिर एक तालाब से पूरा गांव इतना डरता क्यों है? बरसों पहले की बात है बेटा। वो तालाब ऐसा नहीं था। उसका पानी कांच जैसा साफ सा था। हम उस तालाब के पानी को अमृत कहते थे। लेकिन फिर गांव में पानी का अकाल पड़ा और फिर गांव के तांत्रिक भैरव